गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। राहुल सर की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे यूपीएससी 2025 का जो प्रीलिम्स होने वाला है, ठीक है, उसमें हम कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। दूसरा, क्या हम 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्या हमें करना चाहिए। तीसरा, सीसेट का क्या करें, सीसेट में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। चौथा, कि जो हम अटेम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है, अगर हमें नहीं भी आ रहा है तो हम किसको बेस बना के, किसे आधार बना करके बाकी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। इसके बाद एक और देखेंगे, जो भी क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किया, हमें लग रहा है कि हमने इतना सही किया, उसमें कितने गलत होने की पॉसिबिलिटी या संभावना होती है। मतलब जो भी हमने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, हमें लगता है कि इसमें कितना गलत हो सकता है। तो इन सारे पांचों मुद्दों पे हम बात करेंगे। साथ ही हम आज देखेंगे, जो मैंने आपको ऑफलाइन क्लास में भी पढ़ाया था, कि जो लास्ट ईयर क्वेश्चन था, क्वेश्चन पेपर था 2024 का, जब हमने उसे सॉल्व किया था तो हमने देखा था कि बहुत से ऐसे प्रश्न थे जो बिना पढ़े किए जा सकते थे या जो लॉजिक बेस्ड पे किया जा सकता था। ठीक, तो हम इस पर भी ध्यान देंगे। तो समय नहीं लेते हैं, चलिए पहले देखते हैं कि हम कितना कितना अटेम्प्ट करेंगे, कैसे अटेम्प्ट करेंगे। तो देखिए, अटेम्प्ट करने से पहले हम देखते हैं कि इसकी कट ऑफ क्या जाती है। जो कट ऑफ जाती है वो कितनी जाती है। तो सबसे पहले जो हम अटेम्प्ट करेंगे, वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का जो हमारा आधार होगा वो होगा कि हम किस कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, जैसे हमने कट ऑफ देखा होगा एससी का करीब 40 क्वेश्चन तक। जो 40 क्वेश्चन तक अगर आपके सही हैं तो आपकी पॉसिबिलिटी है कि आप सिलेक्ट हो ही जाएंगे। एसटी का भी इसी के आसपास मान लीजिए 40 क्वेश्चन के आसपास। वहीं ओबीसी का देखते हैं, ओबीसी हो और जनरल हो, इनका माना जाता है कि कम से कम आप 45 क्वेश्चन के आसपास हों। पिछले साल का क्वेश्चन बहुत ईजी था, 2024 का क्वेश्चन ईजी था, लेकिन उसके बाद भी कट ऑफ इससे अधिक नहीं गई है। तो इसी के आसपास कट ऑफ रही है, तो हम मान के चलते हैं कि इतना ही कट ऑफ आएगा। तो अब यहाँ करना क्या है कि अगर कोई एससी कैटेगरी का बंदा है तो कोशिश ये करनी है कि 40 क्वेश्चन, मतलब कुल काट पीट के जो भी हो 40 क्वेश्चन उसके सही होने ही चाहिए। अब प्रश्न ये उठता है कि आपने जब पहली बार अटेम्प्ट करना शुरू किया तो आपको लगेगा कि आपने 50 क्वेश्चन सही कर लिया, तो क्या यहाँ छोड़ देना चाहिए। आपको लगेगा कि आपने 60 क्वेश्चन सही कर लिया, 60 क्वेश्चन आपको सही लग रहे हैं, तो क्या यहाँ छोड़ देना चाहिए, क्या हमें और आगे अटेम्प्ट करना चाहिए। तो यहाँ एक चैलेंज है। चैलेंज ये है कि जो भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, जो भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, याद रखिएगा, मैंने कहा ना अभी गलत होने की पॉसिबिलिटी कितनी होगी। उस 50 क्वेश्चन में याद रखिएगा कम से कम, या 60 क्वेश्चन जो भी आप अटेम्प्ट करते हैं उसमें 10 प्रश्न गलत होने की संभावना होगी ही होगी, जिसके लिए आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो अगर आपने 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, 10 क्वेश्चन आपके गलत हो गए, ठीक है, तो करीब चार क्वेश्चन और कट जाएंगे, यानी 10 वो कटा प्लस 4 और कटा, आपके करीब 14 क्वेश्चन जो हैं, 14 क्वेश्चन आपके कट जाएंगे। तो 50 में से 14 आप घटा देंगे तो आप कितने पे आ जाएंगे, आप 36 क्वेश्चन पे आ जाएंगे। और ऐसा होगा, आपके करीब 8-10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको लग रहा होगा कि बहुत ईजी था, बहुत आसानी से किया जा सकता था, लेकिन वो गलत हो गया। इस पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो अगर आप सिर्फ 50 तक पहुंच पा रहे हैं, 50 क्वेश्चन तक पहुंच पा रहे हैं, ठीक है, तो मैं तो यही कहूँगा कि कम से कम कोशिश ये करिए कि 70 से 80 के बीच में अटेम्प्ट करिए, अगर आप 50 तक पहुँच रहे हैं तब। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि अब प्रश्न ये उठेगा, सर यदि क्वेश्चन नहीं आ रहा है तब, क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो क्या करें, एक प्रश्न उठेगा, ठीक है। तो पहले देखते हैं, अभी इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं कि एससी वाले अगर उन्हें आ रहा है तो कितना अटेम्प्ट करेंगे। कम से कम 60 से 70 के बीच में आपको अटेम्प्ट करना है। और एसटी वाले भी कितना अटेम्प्ट करेंगे, कम से कम 60 से 70 के बीच में अटेम्प्ट करेंगे। वहीं ओबीसी और जनरल वाले कितना अटेम्प्ट करेंगे, कम से कम 70 से 80 के बीच में ये अटेम्प्ट करेंगे। और इतना क्वेश्चन आप टच कर सकते हैं, अगर आपने ठीक ठाक से पढ़ा होगा तो इतने क्वेश्चन को आप टच कर सकते हैं, क्योंकि रिस्क नहीं लेना है। कभी कभी क्या होगा कि एक नंबर से भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक। लेकिन अब जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक, क्वेश्चन सॉल्व, ठीक, क्वेश्चन सॉल्व से पहले देख लेते हैं हमने क्या देखा। हमने ये देखा कि आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं,
अटेम्प्ट करना है, अगर कोई एससी कैटेगरी या एसटी के हैं तो कम से कम 60 से 70 के बीच में आप अटेम्प्ट करेंगे, ठीक। अगर कोई ओबीसी हैं या जनरल के हैं तो वो कम से कम 70 से 80 के बीच में अटेम्प्ट करेंगे ही करेंगे। तो क्या कब हम 100 अटेम्प्ट करेंगे? 100 अटेम्प्ट हमें क्या करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो देखिए 100 अटेम्प्ट हम तभी करेंगे जब हमें लगेगा कि हम कट ऑफ से बाहर हैं। कट ऑफ से बाहर का मतलब एससी एसटी हैं, उनको लग रहा है कि हमारा 40 क्वेश्चन से ऊपर नहीं आ रहा है सब कुछ करने के बाद, ठीक है। और कहीं ओबीसी और ये जनरल के हैं, उनको लग रहा है कहीं 45 क्वेश्चन के आसपास नहीं आ रहा है। तो कम से कम उन्हें अटेम्प्ट आगे बढ़ाना ही होगा, अटेम्प्ट आगे बढ़ाना ही होगा, ठीक है। अगर उन्हें आ रहा है तो ठीक है, आ रहा है तो कैलकुलेटिंग करके 60-70 या 70-80 के बीच में रहेंगे। लेकिन यदि क्वेश्चन उसके बाद नहीं आ रहे हैं, ठीक है, या कोई ऐसा बंदा है जिसे मात्र 20, 25 या 30 क्वेश्चन ही आ रहे हैं, मान लीजिए आपको 20 या 30 क्वेश्चन ही आ रहे हैं, तो हमें यही सलाह दूंगा कि आप 100 अटेम्प्ट करके आइए। कितना? आपको 100 अटेम्प्ट करना ही करना चाहिए, क्योंकि आप वैसे भी बाहर हैं, हो सकता है तुक्का ही लग जाए। लेकिन ये जो तुक्का लगाना है ये लॉजिक बेस पे लगाना है, ठीक है। ये क्या करना है, ये जो तुक्का लगाना है ये बहुत ही लॉजिक बेस्ड पे लगाना है। और मैंने आपको वैसे क्लास में बताया था, लेकिन मैं अभी बताऊंगा ये कैसे लगाना है, कैसे अटेम्प्ट करना है। क्योंकि पिछली बार जो क्वेश्चन आया था, पिछली बार का जो क्वेश्चन पेपर था, गलती सब करते हैं, लेकिन उसमें ऐसे कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन थे जिसमें सिर्फ आपको एक स्टेटमेंट पता होता या फिर आपने ध्यान से सोचा होता तो आप कर ले जाते हैं। और ख़ासकर जो गवर्नमेंट स्कीम थी वो तो बहुत ही ईजी थी। और पॉलिटी में भी यही था। जैसे पॉलिटी का एक क्वेश्चन था कि बजट किसकी तरफ से पेश किया जाता है, प्रधानमंत्री की तरफ से, जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो पेश करते हैं, बजट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो या फिर एक क्वेश्चन आएगा ना कि बजट यार प्रधानमंत्री पेश करवाएंगे, या फिर हम कंपेयर करके देखेंगे ना कि या फिर हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वो पेश करवाएंगे। इन दोनों में क्या लगता है कि कौन बेहतर होना चाहिए? बहुत गंभीरता से जब हम सोचते हैं तो इस पर क्या जवाब मिलता है? इस पर यही जवाब मिलता है कि पीएम गलत हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। देखिए पूरा पॉलिटी क्या है, पॉलिटी पूरा का पूरा ये सोचना है क्या हमने पॉलिटी के बारे में ऐसा कभी पढ़ा है, क्या हमारे देश में ऐसा होना चाहिए। तो पीएम नहीं, प्रेसिडेंट की तरफ से पेश करवाएंगे ना। एक तरीके से जो हमारे तरफ देखा जाए तो पूरे देश का संवैधानिक तौर पर मालिक कौन है? तो प्रेसिडेंट ही तो हैं। तो प्रेसिडेंट पे हमें क्या करना है, प्रेसिडेंट पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत थी, ठीक है। बाकी आपने देखा होगा सारे के सारे क्वेश्चन लोकसभा, राज्यसभा यानी संसद से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, और ये सब के सब ऐसे थे कि हमें दिमाग लगा के सोचना चाहिए था। ये कैसे होगा? ये तभी होगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। दूसरा, आपने साइंस टेक का क्वेश्चन देखा है। साइंस टेक में जहाँ भी कुछ आ जाए, ठीक है, वो ज़्यादातर पॉसिबिलिटी होती है कि सही होगा। जहाँ पे केवल आ जाए उसकी पॉसिबिलिटी होती है कि वो गलत होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि साइंस का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है, साइंस का जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा है, तो उसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा चीज़ें होने की है, तो वहाँ केवल का सवाल ही नहीं उठता। इसके बाद हमने देखा था कुछ और प्रश्न, जैसे इन्वायरमेंट था। तो इन्वायरमेंट में जिसका आपने कभी नाम नहीं सुना, ठीक है, जैसे उसने कुछ स्पेसीज के बारे में पूछा था, स्पेसीज के बारे में पूछा था और कुछ कंट्री का नाम दिया था, वो ऐसे स्पेसीज के नाम थे जो हमने कभी सुना ही नहीं है। तो यूपीएससी हमसे ऐसे प्रश्न क्यों पूछेगा? यूपीएससी बस हमें चेक करना चाह रहा था, वो जानता था बच्चे को नहीं पता होगा, ठीक है। तो नहीं पता होगा तो ऐसे प्रश्न जो बहुत ही उटपटांग हों, बहुत ही ज़्यादा लगता हो कि यार ये तो कभी पढ़ा ही नहीं गया, कहीं होगा ही नहीं, तो ऐसे प्रश्न के गलत होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। दरअसल वो आपका माइंडसेट चेक करते हैं, ठीक है, माइंडसेट चेक करते हैं, क्योंकि उनको पता है आप इतनी स्पेसीज नहीं पढ़ेंगे, आप इतने जानवरों के बारे में नहीं पढ़ेंगे कि कौन से देश में कौन से जानवर पाए जाते हैं। लेकिन उन्होंने पूछा, वो चेक करना चाह रहे थे कि हमने पूछा तो क्या आप हमारे पैटर्न या हमें समझते हैं। तो इन्वायरमेंट में भी इस पर ध्यान देने की ज़रूरत थी। साथ ही साथ देखिए अटेम्प्ट हमने देख लिया, अभी देखेंगे हम, प्रश्न सॉल्व भी करके दिखाएंगे आपको। इसके बाद अटेम्प्ट आपने कर लिया। हाँ, एक चीज़ और बात कर लेते हैं, अटेम्प्ट कैसे करेंगे।
अटेम्प्ट करना है तो कैसे करना है। पहली बात तो घबराना नहीं है। घबराना इसलिए नहीं है क्योंकि आपको 60-70 ही तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं 2 घंटे में, तो घबराना नहीं है। और दूसरा एक गलती ये नहीं करनी है कि पूरा क्वेश्चन पेपर 2 बार पढ़ना है, इसमें तो समय चला जाएगा यार। 2 बार नहीं पढ़ना है। पहली बार क्या करेंगे, बहुत स्पीड से अगर हम चाहें तो पलट सकते हैं। पलट के जो लगता है कि जिस जिस टॉपिक से हम अनजान नहीं हैं, जिन जिन टॉपिक के बारे में जानते हैं, वहाँ पर ट्रिक लगा देंगे कि हम पहले इनको अटेम्प्ट करेंगे। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, जो क्वेश्चंस या जिनके बारे में हमने कभी नहीं सुना है उन पे हम चाहें तो 2 लिख दें या फिर 3 लिख दें कि हम तीसरे अटेम्प्ट में इनको अटेम्प्ट करेंगे। जिनको हमें सेकेंड टाइम अटेम्प्ट करना रहे उनको हम 2 लिख देंगे। तो ऐसे करके हमें क्या करना होगा, क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना होगा। और एक चीज़ मैंने आपसे कहा था, माइंड को एक्टिवेट करना होगा परीक्षा हॉल में जाने से पहले। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उससे पहले आप कोई क्वेश्चन पेपर जो होगा सॉल्व करेंगे, बाहर ही सॉल्व करेंगे। वो आपको आता हो उससे नहीं मतलब, पर आप सॉल्व करेंगे। अंदर भी जाएंगे तो विजुलाइज करेंगे कि आपको जो पेपर मिला है आप उसे सॉल्व कर रहे हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा, आपका माइंड वो सारी चीज़ें रिकॉल करने लगेगा। जैसे होता नहीं है, आपने कभी नोटिस किया होगा जब हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं तो नोटिस किया होगा आपने, तो धीरे धीरे क्या होता है कि उसी से रिलेवेंट सारे थॉट्स हमारे माइंड में आ जाते हैं। ये कब आते हैं, थोड़ा सा समय लगता है ना। तो जब हम ऐसा सोचेंगे तो सारे थॉट्स, सारे सब्जेक्ट के थॉट्स हमारे माइंड में आ जाएंगे, ठीक है। और आते ही हमें जब पेपर सॉल्व करना है तो हड़बड़ी नहीं करनी है, थोड़ा सा समय लेना है, दिमाग को भी तो रिकॉल करने देना है। और एक चीज़ और, जो हम गोला भरेंगे, ठीक है, जो OMR सीट भरेंगे उस पर बहुत ध्यान देंगे। और OMR सीट में जो 1 2 3 4 करके 100 क्वेश्चन वाला जो गोला भरना, उसको हम लास्ट में भरेंगे। उसको पहले भरते मत जाना यार। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि जो भी प्रश्न हमने अटेम्प्ट किए हों उसमें से कुछ याद आ जाए हमें। प्रश्न अटेम्प्ट करते करते हमें याद आ जाए कि नहीं इसका ये नहीं, ये होना चाहिए था। इसलिए कोशिश ये करनी है कि हम इसे लास्ट में भरेंगे। कब भरेंगे? हम इसे लास्ट में भरेंगे। साथ ही साथ जब भी मन घबराए, कुछ भी हो, तो थोड़ा सा आँखें बंद करना है, थोड़ी गहरी सांस लेनी है, ठीक है। और 1 मिनट, 1-2 मिनट ही अपने आप को रिलैक्स करना है। फिर देखिएगा आप बेहतर परफॉर्म करके आएंगे, ठीक है। तो चलिए, हमने देखा OMR सीट पे क्या करना है, इसको कैसे करना है, अटेम्प्ट कितना करना है। जब लग रहा है कि प्रतियोगिता से बाहर हैं, शॉर्ट में बता देते हैं, अटेम्प्ट हमें क्या करना है, जब हमें लग रहा है कि हम प्रतियोगिता से बाहर हैं तब हमें 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। डरना नहीं है यार, वैसे भी बाहर हैं, क्या दिक्कत है। दूसरा क्या है, जब हमें लग रहा हो कि हम नहीं, हमारे 40 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन तक सही हो रहे हैं तो हम 60 से 70 जाएंगे अगर SC/ST से हैं, ठीक है। और OBC और जनरल्स हैं तो कम से कम 70 से 80 के बीच में जाएंगे। क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हम जितने भी प्रश्न सॉल्व करके आएंगे, पॉसिबिलिटी होती है कि उसमें 10 क्वेश्चन तो आपके गलत होंगे ही होंगे, ये मान के चलिएगा, ठीक है। हालांकि कुछ की एक्यूरेसी इससे बेहतर भी हो सकती है, लेकिन गलत होने की जो संभावना है वो क्या होगी, वो ज़्यादातर होगी। तो चलिए थोड़ा हम प्रश्न भी देख लेते हैं कि कैसे अटेम्प्ट करना है। हम यहाँ पे सभी प्रश्नों के बारे में बात नहीं करेंगे, हम ज़्यादातर बात करेंगे आपका पॉलिटी, ठीक, और जो गवर्नमेंट स्कीम है या फिर जो करेंट हैं उनके बारे में बात करेंगे, ठीक ना। अच्छा, उस पर बात करने से पहले थोड़ा सीसेट पे बात कर लेते हैं कि सीसेट का क्या करेंगे, क्योंकि ये बहुत चैलेंजिंग है, खासकर हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए। और मुझे लगता है सबके लिए बहुत चैलेंजिंग है, क्योंकि UPSC ने प्रीलिम्स तो आसान किया है लेकिन सीसेट को थोड़ा टफ बनाया है, ठीक है। तो जिन्हें, और खासकर प्रॉब्लम्स बच्चों को मैथ में होती है, तो जिनको मैथ नहीं आती वो 2 चीज़ पे फोकस करेंगे, रीजनिंग पे। अब तो आपके पास समय भी नहीं है कि नए टॉपिक्स पढ़ पाएँ, रीजनिंग पे फोकस करेंगे, ठीक है। साथ ही साथ आप कंप्रहेंशन पे करेंगे, ठीक। देखिए, रीजनिंग के सही होने की संभावना अगर आपको आ रहा है तो आप बहुत बेहतर तरीके से इसे सॉल्व कर ले जाएंगे। करीब यहाँ से ये मान के चलिए कि 20 क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, 20 क्वेश्चन रीजनिंग से आपको मिलेंगे, ठीक है। कंप्रहेंशन से करीब आपको 30 क्वेश्चन तक मिलेगा। और जानते हैं आपको 30 से नीचे ही रहना है अगर आप इसको पेपर को क्वालिफाई करना है तो रीजनिंग करेंगे। कंप्रहेंशन कैसे करेंगे यार, ये बहुत बड़ा चैलेंज है, ठीक है। क्योंकि कंप्रहेंशन पहले करने की गलती नहीं करनी है कि कंप्रहेंशन कर रहे हैं, कंप्रहेंशन आपका समय खा जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, और ये इतनी तेज़ी से समय खाता है कि पता भी नहीं चलेगा। दूसरी बात मैं ये कहूँगा, यदि आप कंप्रहेंशन को सॉल्व कर पा रहे हैं पढ़ के तब तो ठीक है, तब तो अगर आपने पढ़ा कंप्रहेंशन, अगर आपको लगा आप सॉल्व कर पा रहे हैं तब तो ठीक है,
ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कंप्रहेंशन आप पढ़ तो लेंगे लेकिन समझ में नहीं आएगा, ये हकीकत है। कंप्रहेंशन आप पढ़ तो लेंगे लेकिन आपको पूरी तरीके से समझ में नहीं आएगा, बस एक मोटी मोटा आइडिया ही लगेगा। अब क्या करना है, जब कंप्रहेंशन सॉल्व करना है तो इसका सबसे बेहतर तरीका क्या है कि हम कंप्रहेंशन पढ़ेंगे। अगर हमें लग रहा है समय बहुत कम है तो हम कंप्रहेंशन पढ़ेगा, या फिर पढ़ें तो बस एक सरसरी निगाह से देख लें बहुत स्पीड से कि किस चीज़ के बारे में बात किया है, बहुत स्पीड से देख लें, ठीक है। तो मैं आपको अटेम्प्ट करना बताऊंगा कि कंप्रहेंशन को कैसे अटेम्प्ट करना है बिना पढ़े हुए, क्योंकि मैंने करके देखा है, ठीक है। तो अब इसमें सीसेट में कम से कम रीजनिंग और कंप्रहेंशन ये दो चीज़ें आपको अटेम्प्ट करनी है। कंप्रहेंशन जब भी अटेम्प्ट करना है तो क्या हम बिना पढ़े अटेम्प्ट कर सकते हैं? हम अभी इस पे कंप्रहेंशन को सामने लाएंगे फिर बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए कंप्रहेंशन यार इस पे ध्यान देना दोस्त, काफ़ी चैलेंजिंग है, अगर इस पर आप ध्यान नहीं देंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ये, ठीक है। तो चलिए फिर क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा सा कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है। जो लॉजिकल क्वेश्चन थे हम उस पर बात करेंगे ना। जैसे पिछली बार जो लॉजिकल क्वेश्चन थे, देखिए पहला ये था कि जो ज्वालामुखी, उसने पूछा था ना कि ज्वालामुखी जो होते हैं, जब ज्वालामुखी उद्गार होता है यानी ज्वालामुखी का जब विस्फोट होता है तो उसमें से क्या क्या निकलता है। तो सोचिए पृथ्वी के अंदर तो बहुत कुछ पाया जाता है ना यार, तो क्या पॉसिबिलिटी नहीं है कि ये नाइट्रोजन निकलेगा, राख निकलेगी, धूल निकलेगा, ठीक है। ये ज्वाला मतलब ये ज्वालखंड जॉस में मतलब उसी का मलबा निकलेगा, सल्फर निकलेगा, क्यों? अर्थ के अंदर तो बहुत सी गैसें सब कुछ पाया जाता है, तो सब कुछ निकलेगा। तो ये आसान क्वेश्चन था, तो इसमें सभी चारों सही होने की संभावना थी कि नहीं थी, ठीक है। दूसरा क्या है, अगर आपने देखिए अगर अभी आपने नहीं पढ़ा होगा तो जियोग्राफी में कम से कम एक काम करिएगा, वायुमंडल पूरा पढ़ लीजिएगा, वहाँ से ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं क्योंकि वहाँ से कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इसको किया जा सकता था बहुत आसानी से। दूसरा, अगर किसी ने पार्थिव विकिरण पढ़ा होगा कि लिखा हुआ पार्थिव विकिरण की तुलना में, ठीक है, आगामी सौर विकिरण से वायुमंडल अधिक गर्म होता है, तो आपको पता होगा पार्थिव विकिरण से अधिक गर्म होता है, ठीक है, उससे जो आगामी या फिर जो सूर्य से प्राप्त होती है उससे नहीं। तो ये तो वैसे भी गलत था पहला। दूसरा, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैसें दीर्घ तरंग विकिरण के अच्छे अवशोषक हैं, ये तो सही है, क्योंकि आपको पता है ना कि जब किरणें, आपको तो देखा होगा आपने ना कि जैसे ही सूर्य की किरण जो पार्थिव किरण ऊपर की तरफ जाती है तो जो ग्रीन हाउस गैसें होते हैं वो क्या करते हैं, पहले तो जो किरण जाती है वो किस फॉर्म में जाती है, तो दीर्घ तरंग के रूप में जाती है, वैसे ही क्या करते हैं इसको ऑब्जर्व कर लेते हैं, ठीक है। इतना लंबी बात हम नहीं कर सकते, बस हम बताने की मैं कोशिश ये कर रहा हूँ, थोड़ा सा रुकना है, थोड़ा सा सोचना है, समझना है, फिर सॉल्व करना है, ठीक है ना। ये देखिए भूमध्य रेखा की मोटाई पूछा था, आसानी क्वेश्चन था कि इसकी मोटाई भूमध्य रेखा की कहाँ होगी, क्षोभ मंडल की जो मोटाई होगी ध्रुवों पर होगी या फिर इक्वेटर पर, तो इक्वेटर पर ही होगी ना, क्यों? क्योंकि आप मोटाई का मतलब क्या पूछ रहा है कि क्षोभ मंडल सबसे ऊंचा कहाँ पाया जाएगा, तो पोलर पे तो पाया नहीं जाएगा, ठीक है। इक्वेटर इसलिए पाया जाएगा क्योंकि यहाँ पे जो हवाएं वो बहुत ज़्यादा ऊपर उठ जाती हैं, तो उसको क्या करेंगे, बहुत ऊपर उठा के लेके चली जाती हैं, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए दिया हुआ भूमध्य सागर पर प्रबल संवहनी धाराओं द्वारा उष्मा को अधिक ऊंचाई तक ले जाता है, सही है, ये बहुत ऊंचाई तक क्या करते हैं, ऊंचाई तक उसको लेकर के जाते हैं, तो ये भी सही था। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम ज़्यादातर पॉलिटिविटी की बात करेंगे दोस्त, यहाँ पे कुछ लॉजिकल क्वेश्चन थे, मैं आपको दिखाना चाह रहा था आप कैसे सॉल्व कर सकते थे उसे, ठीक ना। हिम्मत नहीं हारना है बालक, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक ना, तो बहुत मार खाएंगे आप लोग। अब देखिए कुछ क्वेश्चन और देखते हैं बालक, यहाँ पे जैसे यहाँ पे एक प्रश्न है कि 21 जून को, ठीक है, 12 घंटे से अधिक समय तक का सूर्य का प्रकाश कहाँ रहेगा। तो अब किसी को 21 जून पता होगा, 21 जून को सूर्य यहाँ रहता है, कहाँ रहता है, यहाँ कर्क रेखा पे। तो जब कर्क रेखा पे सूर्य रहेगा तो सबसे पहले तो कर्क रेखा पे रहेगा ही रहेगा, दो सही है, दो सही है। तो जब दो सही है तो जो दो नहीं, जिसमें दो नहीं उसको काट दो, 3 4 काट दो, 1 काट दो, काट दिया। अब बचा हमारे पास दो विकल्प, ऐसे ही पहले एलिमिनेट करके करना है। अब बचा हमारे पास दो विकल्प, बचा बी और बचा सी, तो क्या और कोई होगा। अब देखिए अब यहाँ पर है
तो पॉसिबिलिटी है ना कि यहाँ पर भी पॉसिबिलिटी है ना। जैसे हम सुनते हैं ना कि जब सूर्य उत्तर की तरफ जाता है, तो मैंने आपको बताया था, हम लोग सुनते हैं ना कि ध्रुवों पर 6 महीने दिन 6 महीने रात होती है। तो 6 महीने दिन कब होता है? जब ये सूर्य जो होता है ये उत्तरायण या उत्तर पे या कर्क रेखा के पास पहुँचता है। तो जब कर्क रेखा के पास पहुँचेगा, 6 महीने दिन होगा, तो ये उत्तर ध्रुवीय जो आर्कटिक वृत्त है वो यहीं पर तो है। तो क्या इसके सही होने की संभावना नहीं थी? तो 2 और 4 इसमें सही था। तो ये बताने का मतलब मेरा मकसद क्या है कि थोड़ा सा रुकना है, सोचना है, दिमाग लगाना है, प्रश्न देख के घबराना नहीं है। यूपीएससी के प्रश्न घबराना नहीं है। और एक चीज़ और नोटिस करनी है, यूपीएससी के आधे प्रश्न सही होते हैं, यानी कि प्रश्न में आधे स्टेटमेंट जो होते हैं वो सही होते हैं और आधे स्टेटमेंट गलत होते हैं। ये अभी हम आगे चल के देखेंगे, इसलिए बहुत ध्यान देना है। फिर देखिए, अब यहाँ पे दिया है जलवाष्प। जलवाष्प बहुत आसान था ना, सोचना होगा हमें। जलवाष्प का मतलब वही जो भाप के रूप में जल का गैसीय रूप होता है, वही जलवाष्प हो गया। ये पूछ रहा है कि ये मतलब एक गैस है, स्वाभाविक सी बात है, जिसकी मात्रा ऊंचाई के साथ घटती है। तो अब ये बताइए, जलवाष्प की मात्रा ऊंचाई के साथ घटेगी कि नहीं, या बढ़ेगी? जैसे मैं अभी आपने कि पानी गर्म किया, पानी आप गर्म कर रहे हैं, तो सबसे नीचे जलवाष्प आपको मिलेगा कि सबसे ऊपर अधिक मिलेगा? तो सबसे नीचे ही तो मिलेगा ना। पहला तो स्टेटमेंट सही है। दूसरा, इसने कहा ध्रुव पर इसका प्रतिशत अधिकतम है। तो क्या है, ध्रुवों पर अधिकतम होगा? जलवाष्प तो वहीं बनेगा ना जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा। तो क्या ध्रुवों पर टेम्परेचर है? नहीं है। तो जब नहीं है तो वाष्पीकरण नहीं होगा, तो वहाँ पे क्या प्रतिशत अधिक होगा? तो गलत हो जाएगा ना। यहाँ पे पहला सही था ना। समझो बालक, समझो, यही तो हमें समझना है कि हमें घबराना नहीं है। क्वेश्चन बहुत आसान होता है और सच में आसान होता है अगर हम थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल कर लें। तो क्या कर लें? थोड़ा सा अपने आप को नियंत्रित कर लें और इन्जॉय करें। जैसे पेपर को सॉल्व करते समय इन्जॉय करना है, घबराना नहीं है, दिमाग लगाना है, लॉजिक लगाना है, सब लगाना है, बस क्या करना है, उसको इन्जॉय करना है। ठीक ना? फिर देखिए, आप बहुत आसानी से कर ले जाएंगे। फिर यार देखो, इस तरह के अगर कोई भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ये साइंस का क्वेश्चन है। अब इसमें क्या पूछ रहा है, एक प्लास्टिक है उसके बारे में पूछ रहा है, PFAS करके उस टाइप का प्लास्टिक है। तो पूछ रहा है कि ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, ठीक है, ये जल्दी से निम्नीकृत या डिग्रेडेड नहीं होते हैं, फिर ये क्या करते हैं, शरीर में जाके संचय होते हैं। तो ऐसे जब प्रभाव पूछे साइंस में, जब भी इम्पैक्ट पूछें, तो याद रखना उसकी सही होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। उसका इम्पैक्ट पूछे, लाभ पूछे या प्रभाव पूछे, जो भी पूछे, सही होने की पॉसिबिलिटी क्या होती है? बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। दूसरा यार देखो, यहाँ पे कुछ जानवरों के बारे में पूछा था एनवायरनमेंट में। वो पूछा था इंडियन फ्लाइंग फॉक्स, ठीक है, तो वो 1972 के अंदर पीड़क जंतु की श्रेणी में है। तो ये तो सही होगा। अब दिमाग ये लगाना है, किसी जानवर के बारे में अगर यूपीएससी ने पूछा है तो सिंपल सी बात है कि वो खतरे में होगा तभी पूछा होगा। अगर खतरे में नहीं होगा तो यूपीएससी क्यों पूछेगा? यूपीएससी नहीं पूछेगा ना, वो खतरे में होगा तभी तो यूपीएससी ने पूछा होगा। तो ध्यान देना है कि ये पीड़क जंतु है, तब ये तो सही 100%। दूसरा है, अब यूपीएससी ऐसे गेम खेलता है, अब हमें पढ़ के देखना है कि क्या ये सही होगा। जैसे उसने लिखा इंडियन फ्लाइंग फॉक्स अन्य जंतुओं का रक्त पीता है, उसने लिखा है कि अन्य जंतुओं का रक्त पीता है ये फॉक्स? क्या रक्त पी के इसका गुजारा हो जाएगा? और अगर रक्त पीना चाहेगा, है तो फॉक्स, ठीक है, तो क्या रक्त पी पाएगा किसी का? अगर उसे काट भी रहा है तो उसका रक्त कैसे पिएगा? क्या ये पॉसिबिलिटी है? क्या ये पढ़ के लग रहा है कि ये पॉसिबल है? तो लग तो नहीं रहा है। तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी कि ये क्वेश्चन ज़्यादातर गलत हो जाएंगे। यहाँ में सोचना ऐसे ही है, ऐसे ही दिमाग लगाना है कि यार क्या ऐसा हो सकता है, नहीं होगा तो फिर रिस्क लेना है। रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, नहीं लेंगे तो फिर काम कैसे चलेगा बताइए। फिर इसके बाद देखिए फिर इसके बाद मैंने आपको बताया था, कोई जीव पूछा है, उसने पूछा था सिकाडा, मंडूकफुदक, तालवी सर्पी, ये सब क्या है? तो ज़्यादातर ये कीट हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर जब भी ऐसे प्रश्न पूछें तो याद रखना है कि वही है जिनका नाम उटपटांग तरीके से, तो कीट आ गया इसमें, ठीक है। अब ये देखिए 22वां क्वेश्चन, ये थोड़ा मतलब ये भी मस्त था। जैसे पूछा था, बाजार में मिलने वाले अनेक च्युइंगम पर्यावरण प्रदूषण का स्रोत मानी जाती हैं। वो कह रहा है कि जो च्युइंगम पाया जाता है उससे पॉल्यूशन होता है, यही कह रहे हैं। दूसरा वो कह रहे हैं कि जो च्युइंगम होते हैं उसमें प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है, ठीक है, गोंद के रूप में प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है। तो अब इन दोनों स्टेटमेंट का आपस में लिंक है कि नहीं? पहला वाला कह रहा है पर्यावरण प्रदूषण होता है, तो पर्यावरण प्रदूषण तभी ना होगा
जब दूसरे में प्लास्टिक पाया जाता होगा या ऐसा कुछ पाया जाता होगा जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता होगा, तो ये दोनों एक दूसरे से रिलेवेंट है कि नहीं है। तो हमें कभी कभी क्या करना होता है कि एक दूसरे स्टेटमेंट को देखना होता है एक दूसरे से मिला करके कि क्या एक दूसरे से मेल खा रहे हैं। अगर वो मेल खाते हैं तो उनकी भी पॉसिबिलिटी हो जाती है कि वो ज़्यादातर क्या होंगे, वो ज़्यादातर सही होंगे। अगर वो मेल नहीं खा रहे हैं, वो बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत हैं, बिल्कुल ही विपरीत हैं, तब क्या होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखता है कि च्युइंगम क्या होते हैं, उनमें ऐसे पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता है जो कि निम्नीकृत हो जाते हैं बहुत आसानी से। तो क्या होता है ये, तो दूसरा गलत हो जाता है। तो यहाँ पे दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है, ठीक है। तो ध्यान देना, यह मैं सॉल्व नहीं करा रहा हूँ यार, मैं बता रहा हूँ कैसे हमें ध्यान देना है। फिर इसके बाद देखिए, जैसे ये था विश्व शौचालय संगठन, विश्व शौचालय संगठन है ना। अब ये लिखा है कि ये संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों में से एक है। ध्यान देना यार, तो संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों में से एक है और यहाँ पे विश्व शौचालय संगठन। तो ध्यान ये देना कि क्या यूनाइटेड नेशन काम क्या करता है, शांति और सुरक्षा को बनाए रखना, वर्ल्ड लेवल पे इसका काम है। तो क्या ये शौचालय बनवाएगा, क्या आपको लग रहा है कि यूनाइटेड नेशन शौचालय बनवाएगा। तो क्या ये विश्व शौचालय संगठन संयुक्त राष्ट्र एजेंसी का में से एक हो सकती है। तब तो ये गलत है ना पहला। जब आपको पहला गलत लगा तो यहाँ पहला काट दीजिए, ठीक है। जब आपने पहला काट दिया, अब दूसरा पढ़िए। दूसरा में वही लिखा उसने कि जो विश्व शौचालय शिखर सम्मेलन है वही विश्व शौचालय दिवस मनाता है और क्या करता है इसके लिए, और भी पहल करता है। तो ये सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तो दूसरा बालक सही लग रहा है। पढ़ के देखना है कि हमें कौन सा सही लगता है और कौन सा सही नहीं लगता है, जिससे पढ़ने के बाद फीलिंग अच्छी आए कि हाँ यार ऐसा हो सकता है, ऐसा होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, उसको अटेम्प्ट करेंगे और उसको ज़्यादातर सही मानेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन ये था, इसमें ये लिखा था कि सिंह की कोई विशेष प्रजनन ऋतु नहीं होती है। लिखा था सिंह की कोई विशेष प्रजनन ऋतु नहीं होती। अब बताइए क्यों नहीं होगी, सॉरी, विशेष प्रजनन ऋतु नहीं होती, सही बात है। यानी किसी एक समय में निश्चित टाइम में अपने पार्टनर से मेट नहीं करते हैं, बात तो सही है। अगर वो ऐसा करे तो उनकी संख्या और कम है, उनकी संख्या और कम हो जाएगी। और क्या हमने कभी ऐसा सुना, कभी देखा, कभी पढ़ा है, नहीं ना, कि विशेष ऋतु होती हो। तो यहाँ विशेष ऋतु नहीं होती है। तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या है, इसकी पॉसिबिलिटी है कि सही होगा। तो पहला सही हो गया, तो फिर ये दोबारा काट दीजिए। दूसरा है कि अधिकांश अन्य बड़ी बिल्लियों से भिन्न चीता दहाड़ता नहीं है। मैंने आपको पढ़ाया भी है। फिर आपको पता है ना कि अन्य बिल्लियाँ, कई बिल्लियाँ होंगी, कई टाइप्स की बिल्लियाँ होंगी जो बड़ी कैट्स होंगी। तो क्या लग रहा है आपको कि सब दहाड़ते होंगे, तो सोचने से लग रहा नहीं सर ऐसा तो नहीं होगा कि सब दहाड़ते होंगे, उनमें से कोई होगा जो नहीं दहाड़ता होगा, ठीक है, कि कितने टाइप्स के हैं। तो दूसरा भी क्या लग रहा है हमें, दूसरा भी सही लग रहा है। तो जब दूसरा भी सही लग रहा है तो 1 3 भी काट दीजिए क्योंकि इसमें 2 नहीं है, ठीक। अब हमारे पास विकल्प बचा 1 2 और 1 2 3, 1 2 3 और 1 2 बचा। तो याद रखो बच्चा, अब आपके प्रश्न सॉल्व करने की पॉसिबिलिटी हो गई 50%। कितनी हो गई, 50%, ठीक है। अब लिख रहा है तीसरा कि नर सिंह से भिन्न नर तेंदुए गंध चिन्ह द्वारा अपना क्षेत्र घोषित नहीं करते हैं। जो नर तेंदुए होते हैं वो गंध द्वारा अपना चिन्ह क्षेत्र घोषित नहीं करते हैं, सही है। क्योंकि अगर तेंदुआ आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा डिस्टेंस तय करता है, छोटा मोटा डिस्टेंस तय करता नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि गंध से वो तय करेगा, नहीं ना। तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या है, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि सही हो। मेरे कहने का मतलब है कि पहले हम एलिमिनेट करके कम से कम 50% क्वेश्चन सही करने के दायरे में तो आए, ठीक ना। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए यार यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे ठीक है ये भी आसानी था, लेकिन अगर हम पढ़े होते हैं तब ना, ध्यान देते हैं तब ना। टर्मोलॉजी हमें कठिन मिलेगी यार, लेकिन समझना होगा। जैसे इसमें ये लिखा हुआ था कि कौन से वितरित ऊर्जा संसाधन है। तो वितरित ऊर्जा होता क्या है, संसाधन होते क्या हैं, ऐसे संसाधन ना जिनको डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके, ये तो कह रहा है। यानी एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके, यानी तो अब रिसोर्सेज जैसे मान लीजिए बैटरी कर सकते हैं कि नहीं, एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं कि नहीं, जनरेटर ले जा सकते हैं कि नहीं, इधर सेल आप देखते हैं वो ले जा सकते हैं कि नहीं, रूफ टॉप ले जा सकते हैं कि नहीं। तो साइंस टेक के सारे क्वेश्चन में पॉसिबिलिटी होती है कि ज़्यादातर सही ही हो। तो इसमें 4 सही था यार,
ठीक है, चारों सही था, ये हमें ध्यान देना होगा, ठीक ना। इसके बाद देखिए फिर पूछा है, देखिए फिर पूछा है कि क्वेश्चन कि कितनों में विषाक्त जातियां हैं। अब पूछा है कि तितली, मत्स्य, मंडूक, ठीक है, यानी मेढक, पूछ रहा है क्या इनमें जहरीली जातियां भी पाई जाती हैं। तो क्या आपको सबके बारे में पता है? क्या यूपीएससी को सबके बारे में पता है कि जहरीली पाई जाती हैं कि नहीं पाई जाती हैं? बहुत सी प्रजातियां हैं इसके विश्व में, ठीक है, लेकिन हाँ कुछ जहरीली हो सकती हैं। तो क्या होगा, इसमें से तीनों सही हो जाएगा। ठीक, आसान था कि नहीं था? हमें थोड़ा सा रुकना होगा बालक और समझना होगा इस चीज़ को, ठीक है। इसके बाद देखिए पूछा है कि भारत में कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ से पाई गई, कहाँ कहाँ से नहीं। तो रक्त चंदन, अगर आपने पुष्पा मूवी देखा होगा तो आपने देखा होगा ये सिर्फ हमारे यहाँ ही पाया जाता है। और काजू और पपीता, ठीक है, पॉसिबिलिटी थी कि काजू पपीता अगर आप दिमाग नहीं लगा पाते तो ऐसे में क्या होता है कि रक्त चंदन आपको पता था, दो नहीं पता है, तो जो पता है उस पर रिस्क लीजिए। तो इसमें केवल एक सही मारिए, जो पता हो उस पर ही रिस्क लीजिए, ठीक है। और इसमें क्या करिए, उसमें बस एक ही सही मारिए। फिर देखो यार यहाँ पे पूछा है, अब देखो यहाँ पे तारों के बारे में पूछा है, जो मैं कहता था ना कि अब नहीं पता, थोड़ा तारों के बारे में पता होगा तो बस दिमाग लगा लेंगे। अब उसने कहा है कि बृहद तारे वामन तारों की तुलना में अधिक समय तक अस्तित्व में बने रहते हैं। वो कह रहा है जो बड़े तारे होते हैं वो वामन तारों की तुलना में बहुत अधिक दिनों तक जिंदा रहते हैं, ठीक है। चलिए पहला हम देख लेते हैं कि हमें पता है नहीं पता। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या इससे मैच कर रहा है, क्या इसके बिल्कुल उल्टा है। दूसरा में ये कह रहा है कि वामन तारों की तुलना में, वो कह रहा है बृहद तारों में नाभिकीय अभिक्रिया उच्चतर दर से होती है। पहले में उसने कहा कि जो बड़े तारे होंगे या बृहद तारे होंगे वो बहुत लंबे समय तक जिएंगे। दूसरे में ये कह रहा है कि इनमें जो नाभिकीय अभिक्रिया होती है, जो इनके बीच में जो इनका रिसोर्सेज है हाइड्रोजन हीलियम, जो बहुत तेज़ी से समाप्त होता है। ये तो कह रहा है अभिक्रिया बहुत तेज़ी से होगी तो समाप्त भी तो बहुत तेज़ी से होंगे। तो अब ये सोचना है बालक कि क्या ये एक दूसरे से अपोजिट नहीं है। पहले में कह रहा है बहुत लंबे समय तक जिएंगे, दूसरे में कह रहा है कि बहुत तेज़ी से अभिक्रियाएँ होती हैं। तो जब बहुत तेज़ी से अभिक्रियाएँ होंगी तो जल्दी समाप्त हो जाएगा ना वो। तो पहला गलत है, दूसरा सही है। क्या है, पहला गलत है और दूसरा सही है, ठीक है। उसके बाद देखिए रडार का पूछा है, रडार कि रडार का इस्तेमाल हम कहाँ कर सकते हैं। तो जब भी साइंस में इस तरीके का उपयोग वगैरह पूछे तो ज़्यादा दिमाग मत लगाना यार, सब मार के चले आना। क्या करना, सभी मार के चले आना, ठीक है। अगर हाँ आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो सभी मार के रिस्क लेके चले आना। फिर इसके बाद देखो यार 28 अब ये देखो, फिर देखो साइंस का क्वेश्चन था, हाइड्रोजेल के बारे में पूछा था, नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल पूछा था। तो ये पता चला हाइड्रोजेल नैनो टेक्नोलॉजी से बनाई गई है। तो पूछ रहा है कि कहाँ कहाँ इनका इस्तेमाल हो सकता है। तो मैंने क्या कहा, इसमें भी भाई तीनों मार देना यार। पूछ रहा है कि रोगियों में नियंत्रित और औषधि डिलीवरी करने में, ठीक है, एसी वगैरह में। तो पॉसिबिलिटी क्या थी, पॉसिबिलिटी ये थी कि ये भी तीनों के तीनों क्या होंगे, सही होंगे। बाकी कुछ चीज़ें और हैं देखो। अब इसके बाद ये पंप स्टोरेज हाइड्रो पावर की बात कर रहा है। पंप स्टोरेज हाइड्रो पावर, यहाँ उस वर्ड से ही पता चल रहा है कि ये किसी पावर की बात कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहा है। तो अब पूछ रहा है कि ये क्या है। तो जब ये शब्द क्या है तो आप सोचो ना, क्या ये सिंचाई हो सकती है? सिंचाई नहीं हो सकती ना, सिंचाई तो है ही नहीं। तो क्या वर्षा जल संचयन प्रणाली हो सकती है? नहीं है। ये दीर्घ अवधि ऊर्जा भंडारण हो सकता है कि नहीं? बहुत आसान, हिम्मत नहीं हारना। मैं फिर कह रहा हूँ यार, हिम्मत मत हारना कि एकदम से हमने इसके बारे में कभी पढ़ा ही नहीं है। नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, पहले हम शब्द को समझेंगे वो क्या है। जैसे पंप स्टोरेज हाइड्रो पावर, इसको समझेंगे, इस तरह से सारी स्टेटमेंट को समझेंगे, फिर कहेंगे क्या हो सकता है यार। फिर हम क्या करेंगे, उसे अटेम्प्ट करेंगे। हिम्मत नहीं हारना है बालक, ठीक ना। जब दिमाग लगाओगे, लॉजिक लगाओगे, एंजॉय करोगे तो हो जाएगा यार, टेंशन नहीं लेते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद देखते हैं, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, लेकिन ठीक है इसको छोड़िए। 31 32 34 हम्म
36। एक चीज़ और याद रखना है, जब किसी शासक के बारे में पूछे भाई, ठीक, अगर शासक का नाम दिया हुआ है, 4 शासक हैं उसमें, और उन चारों में क्वेश्चन अगर कोई पूछा जा रहा है, नहीं आ रहा है, तो क्या करना है, उस शासक पर ट्रिक करके आना है जो उनमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यूपीएससी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन पे ही तो क्वेश्चन पूछेगी। ये याद रखना है, भूलना नहीं है, बहुत मारेंगे हम आप लोगों को, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए कुछ चीज़ें और थी, पढ़ने के बाद तो क्लियर हो जाती हैं, ठीक है। फिर इसके बाद देखते हैं 38, इसमें क्या है, ये भी लॉजिक वाला क्वेश्चन था। जैसे क्या क्वेश्चन था भाई साहब, देखिए क्वेश्चन ये था कि भारत इंटरनेशनल ग्रेन्स काउंसिल का सदस्य है, ठीक है, मतलब जो खाद्यान्न वगैरह हैं, ग्रेन्स वाले हैं, उनका एक संगठन का एक सदस्य है। दूसरा लिखा है कि चावल और गेहूं का निर्यात या आयात करने के लिए किसी देश को इंटरनेशनल ग्रेन्स काउंसिल का सदस्य होना आवश्यक है। यानी वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि भारत जो है, कुछ देशों ने जो खाद्यान्न आयात निर्यात करते हैं, ठीक है, उन्होंने मिलकर के एक संगठन बनाया है, तो भारत भी इसका क्या है, सदस्य है, यही कह रहा है। दूसरा वो कह रहा है कि यदि आप इसका सदस्य नहीं बनते हैं, ठीक है, तो आप ये गेहूं या चावल का निर्यात नहीं कर सकते, ना ही आयात कर सकते हैं। तो क्या ये पॉसिबल लग रहा है, पढ़ने के बाद क्या लग रहा है कि यार ऐसा होगा, ऐसा होना चाहिए। अगर कोई मेंबर नहीं है तो क्या वो चावल और गेहूं का निर्यात या आयात नहीं कर सकता, बेच नहीं सकता? तो दूसरा तो यार गलत है ना, पढ़ने से लग गया दूसरा गलत है, तो पहला सही है, क्योंकि हाँ पॉसिबिलिटी है, क्योंकि हम ग्रेन्स में बहुत आगे हैं, तो हम उसके सदस्य हो सकते हैं, ठीक ना। फिर यार यूनेस्को के बारे में पूछा था, याद रख लेना। फिर ये पॉलिटी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, मतलब पूछा है कि इनके संभालने से पहले जो अस्थायी सभापति कौन थे, थोड़ा फैक्चुअल डिटेल भी हमें जानना चाहिए। भारत सरकार अधिनियम पूछा था। फिर इसके बाद देखिए बुक्स वगैरह मैंने आपको कहा था, एंशिएंट हिस्ट्री की बुक ही पूछता है ज़्यादातर, ठीक है। फिर इसके बाद यूनेस्को के बारे में 2 क्वेश्चन था। फिर देखिए हाँ, अब ये पूछा है, लॉजिक दिमाग लगाते हैं ना बालक, अब ये सोचते हैं कि देखा, अब ये देखते ये हैं कि ये जो आर्टिकल 368 है, ठीक है, जो संशोधन हम करते हैं संविधान में, उस संशोधन के द्वारा हम क्या क्या कर सकते हैं वही पूछा है। संविधान में क्या क्या कर सकते हैं, संविधान को बढ़ा सकते हैं, उसमें परिवर्तन कर सकते हैं, या कोई आर्टिकल हटा सकते हैं, क्या हो सकता है कि नहीं, तीनों होता तो है। संशोधन, या हम किसी चीज़ में संशोधन कर रहे हैं तो क्या कर सकते हैं बताओ, या तो हम कुछ नया जोड़ सकते हैं, या कोई उसमें बदलाव कर सकते हैं, कुछ उसमें से हटा सकते हैं ना। तो तीनों सही था इसमें, पॉलिटी क्वेश्चन आसान था, ऐसे ही समझना होगा, ठीक। दूसरा देखिए ये 67, अब ये पूछा था कि कौन है ऐसे जहाँ पे बहुत ज़्यादा वृद्ध जनसंख्या हो गई है। तो वृद्ध जनसंख्या याद रखना वही होगी ना यार, जो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होंगे, जो बहुत ज़्यादा डेवलप कंट्रियाँ होंगी, वही क्या करते हैं कि ज़्यादातर बच्चों में इंटरेस्ट नहीं लेते बाद में, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी वहीं ज़्यादा होगी। तो डेवलप्ड कौन है, इटली है, जापान है कि नहीं। जापान को हम तो वैसे भी सुनते रहते हैं, तो अगर इटली को हम सही माने, जापान को सही माने, तो 1 2 तो सही है, ठीक है, 1 2 सही है। चौथा दक्षिण कोरिया, यानी 1 2 4 सही है, यानी 1 2 जिसमें होगा हम उसे ही क्या करेंगे, उसे ही सेलेक्ट करेंगे। सोचना है बालक, और कुछ गेम है नहीं, ठीक ना। फिर इसके बाद देखते हैं कितने परिसीमन आयोग थे, ठीक है, ये सब थोड़ा फैक्चुअल डिटेल था। 44 क्वेश्चन देखते हैं, ये देखते हैं जो पूछा था उसने, ये 77 क्वेश्चन, इसको अटेम्प्ट करना बहुत ज़रूरी है ना। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें ये पूछा है कि जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं उनके कर्तव्य कौन कौन से हैं। इसने कहा कि चीफ ऑफ जो डिफेंस स्टाफ होंगे वो अस्थायी अध्यक्ष होंगे कमेटी के। चलो ठीक है भाई, मतलब हो सकता है, ऐसा पॉसिबिलिटी है, पहला सही है। तो पहला जब सही लग रहा है तो दूसरा तीसरा काट दो, गलत है। फिर इसके बाद देखो, तीनों सेवा प्रधानों पर सैन्य कमान का प्रयोग करना। तो आपको लगता है यहाँ पे सिर्फ स्टेटमेंट बदल दिया है, सैन्य कमान को सलाह देना अलग होता है। सैन्य कमान का क्या वो प्रयोग करते हैं कि राष्ट्रपति करता है। दूसरा गलत है, पढ़ने से ही लग रहा नहीं यार, वो सेनाओं का इस्तेमाल कैसे कर पाएंगे, वो सलाह दे सकते हैं, समझौता कर सकते हैं,
और तो कुछ नहीं कर सकते। तो दूसरा गलत था बालक, इसमें सिर्फ पढ़ने की बात थी, ये दूसरा गलत था। तो दूसरा जिसमें जिसमें गलत है उसको गलत कर दो, 1 और 3 सिर्फ सही हो जाएगा। यहाँ पे देखो सलाहकार लिखा, ये क्वेश्चन बहुत आसान था। ठीक है, इसके बाद एक चीज़ और देखो, जो अंतर्राज्यीय व्यापार के बारे में पूछ रहा है। तो अंतर्राज्यीय व्यापार का मतलब 2 राज्यों के बीच में व्यापार होता है। तो जब 2 राज्यों के बीच में व्यापार होता है तो इसके लिए रूल कौन बनाएगा? राज्य बनाएंगे या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी? केंद्र सरकार ही बनाएगी। अगर हम दिमाग लगाएं तो केंद्र सरकार ही बनाएगी। जब केंद्र सरकार बनाएगी बालक, तो ये राज्य सूची का विषय होगा क्या? राज्य सूची का तो विषय होगा नहीं, क्योंकि राज्य कानून बनाते हैं। ये भी राज्य सूची का नहीं, तो फिर ये संघ सूची का विषय होगा कि नहीं होगा? तो इसके सही होने की संभावना क्या थी? संभावना बहुत ज़्यादा थी कि नहीं थी, बताओ। इसके बाद देखो, इसके बाद है विश्व में किन्हीं 2 देशों के मध्य लंबी, अब 2 देशों के बीच जो मध्य लंबी सीमा है, तो स्वाभाविक सी बात है कनाडा और अमेरिका के बीच में ही होगा, अगर आपको थोड़ा सा भी मैपिंग का ज्ञान रहा हो। इसके बाद एक चीज़ और है, अब ये लोकसभा में आचार समिति के बारे में पूछा है। लोकसभा में आचार समिति के बारे में पूछा है, याद रखना। इसने दिया है कि प्रारंभ में एक तदर्थ समिति थी, वर्तमान में अस्थायी है ये। प्रारंभ में एक तदर्थ समिति थी, नहीं पता, छोड़ दो भी। दूसरा था कि केवल कोई लोकसभा का सदस्य ही किसी लोकसभा सदस्य के अनैतिक आचरण से संबंधित शिकायत कर सकता है। इसने पूछा है कि क्या लोकसभा का कोई सदस्य ही लोकसभा के सदस्य के प्रति जो है शिकायत कर सकता है? ऐसा नहीं है बालक। क्या ऐसा लग रहा है कि राज्यसभा वाला क्यों नहीं कर सकता? दोनों तो संसद के पार्ट हैं, संसद यानी एक ही घर है, दोनों छोटे बड़े भाई हैं, तो वो क्यों नहीं कर सकता? तो दूसरा गलत था। तो जब दूसरा गलत था तो दूसरा काट देंगे, दूसरा इसमें कट गया, इसमें कट गया, इसमें कट गया, तो 1 3 सही हो जाएगा। तो एक चीज़ और हमने क्या सीखा, जब भी हम प्रश्न सॉल्व करें तो हम हमेशा गलत प्रश्न को ध्यान में रखें कि गलत को हमें काटना है, पहले सही नहीं ढूंढना है। पहले क्या ढूंढना है? पहले गलत प्रश्न ढूंढना है, और उस गलत प्रश्न को ढूंढ के हमें क्या करना है? ठीक है, उसे एलिमिनेट करना, उसे हटाना है। ठीक फिर देखिए, ये बहुत आसान था, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। ठीक, अब इसमें यह था कि ये उपबंध 18वीं लोकसभा से प्रभावी होंगे। अगर थोड़ा सा भी कोई करंट अफेयर से अपडेट रहा होता तो वो कर लेता कि प्रभावित तो नहीं होंगे, लेकिन पहले ये जानना था कि 18वीं लोकसभा है कौन सी। तो जो वर्तमान की लोकसभा चल रही है वही 18वीं है बालक, इसलिए ये पहला ही इसमें गलत था। जब पहला ही गलत था तो पहला पहला काटो, जब पहला पहला काटोगे तो एक ही विकल्प मात्र बचता है, पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। तो क्या समझ में आया? क्या समझ में आया कि हम छोटे मोटे जो हमें फैक्ट पता होते हैं उससे भी हम क्वेश्चन को एलिमिनेट कर सकते हैं। हिम्मत नहीं हारना है, पर पहले गलत ढूंढना है कि कौन सा गलत लग रहा है। या आरक्षण की बात कर रहा था महिलाओं को, क्या आरक्षण दिया गया? नहीं दिया गया, स्वाभाविक सी बात है नहीं। उसी तरीके से देखो यार, ये अभ्यास मित्र शक्ति, ठीक है, तो अभ्यास मित्र शक्ति के बारे में उसने बहुत कुछ लिखा था कि यहाँ हुआ वहाँ हुआ, लेकिन याद ये रखना था कि अभ्यास मित्र शक्ति हम बांग्लादेश के साथ होता ही नहीं, हमारा पहला ही गलत था। यानी हमने क्या देखा, पहला पहला यानी कि जो यूपीएससी के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसमें जो फैक्ट हो रहा है ज़्यादातर वही गलत हो रहे हैं। जो एकदम फैक्ट हुए हैं वही क्या हो रहे हैं, वही एकदम फैक्ट गलत हो रहे हैं। तो हमारा ध्यान ये होना चाहिए कि जब इस टाइप के क्वेश्चन हो, जब हम एलिमिनेट कर रहे हैं तो हम ध्यान दें कि हम फैक्ट को ही गलत मान के चलें। किसको मान के चलें? फैक्ट को ही गलत। तो इसमें भी आप पहला काट देंगे, तो पहला काट दोगे यार तो लगातार 1 2 3 विकल्प कट जाएगा, मात्र डी बचेगा। कौन बचेगा? तो मात्र डी बचेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। फिर देखो यार, ये पूछा है, हाँ देखो, अब ये मैं कह रहा था ना केंद्रीय बजट के बारे में, अब ध्यान देना, ये केंद्रीय बजट पूछा है, बजट है, तो ये पूछा है कि जो बजट होता है, ठीक है, ये केंद्रीय वित्त मंत्री प्रस्तुत करते हैं प्रधानमंत्री की ओर से। क्या ऐसा ही है भाई? राष्ट्रपति किस लिए हैं? बजट की बात हो रही है तो राष्ट्रपति की ओर से करेंगे ना कि प्रधानमंत्री की ओर से? तो पहला तो गलत हो गया। अब पहला गलत हो गया तो इसमें भी काटो, पहला इसका पहला काटो, इसका पहला काटो, ये ना तो एक ना तो डी, इसको छोड़ दो, भी पहला गलत है। अब देखते हैं दूसरा। अब ये लिखा था केंद्रीय स्तर पर भारत के राष्ट्रपति की अनुशंसा के बिना अनुदानों की मांग नहीं की जा सकती। बात तो सही है, कह रहा बजट में आप कोई भी अमाउंट मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? राष्ट्रपति से ही तो मांगेंगे। यानी कोई भी अनुदान मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? राष्ट्रपति से, और उनकी अनुशंसा के बिना मांग नहीं की जा सकती है। सही।
दूसरा क्या था इसमें, दूसरा सही था। ठीक ना, हमें ऐसे दिमाग लगाना होगा। ये प्रतिशत रेट आपने तो पढ़ा ही होगा। ठीक है, इसमें तो सी सही हो जाएगा। अब देखो भाई, अब एक चीज़ और पढ़ना। वह राज्य का राज्यपाल है जो उस राज्य के किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता देता है और घोषित करता है। अब याद रखना कि राज्य का राज्यपाल क्या किसी को भी एसटी घोषित करता है? ऐसा होता लगता है कि राज्यपाल करता है कि राष्ट्रपति करता है? यहाँ पे घोषित करने की बात की जा रही है, मान्यता देने की सिर्फ बात नहीं हो रही, घोषित करने की बात की जा रही है। तो याद रखना यार, राज्यपाल क्यों करेगा? राष्ट्रपति करेंगे ना। सब जगह तो एसटी एससी वही तो करते हैं ना, वही तो मालिक हैं। तो पहला तो गलत था भारत। अब क्या, किसी राज्य में अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित किसी समुदाय के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दूसरे राज्य में भी ऐसा हो। बात सही है। अगर किसी राज्य का, मान लीजिए उन्होंने झारखंड के किसी को एसटी घोषित कर दिया है राष्ट्रपति ने, तो जरूरी थोड़ी ना है कि वो तुम्हारे किसी अन्य स्टेट का भी, अन्य स्टेट में हो तो वो भी क्या हो, एसटी कैटेगरी में हो। दूसरा सही था, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पे वो काफ़ी डेवलप हो। ठीक ना। फिर देखो यार, कुछ क्वेश्चन और थे करंट अफेयर्स के जो हमें जानने चाहिए। जैसे हाँ, ये देखिए 92 वाला क्वेश्चन, ये लॉजिक वाला क्वेश्चन था। अब ये लिखा हुआ है यहाँ पे ये कि भारत संयुक्त राज्य अमेरिका से सेब का आयात नहीं करता। यानी कह रहा है कि भारत जो है वो सेब नहीं मंगाता। कहाँ से? अमेरिका से। क्या ऐसा लगता है आपको सेब नहीं मंगाता होगा? ट्रेड है, जब हम सब कुछ ट्रेड कर रहे हैं, अपना सामान वहाँ भेज रहे हैं, तो वहाँ से हम जो ला सकते हैं लाते होंगे। तो हमें तो ये गलत लग रहा है भाई, पढ़ के लग रहा है कि नहीं सेब तो आयात करता होगा। पहला गलत हो गया। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं कि भारत में विधि के अनुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना आनुवंशिक रूप से रूपांतरित खाद्य फूड के आयात पर प्रतिबंध है। यानी कि वो जो जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल होती हैं उनको अगर आप आयात करना चाहते हैं भारत में, तो बिना अधिकारी के अनुमोदन के नहीं आ सकता। तो ये सही लग रहा है। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा होगा, ऐसे आएगा, तो हो सकता है हमें नुकसान पहुँचाए। दूसरा सही है यार। हमें सिर्फ सोचना है, देखना है कि कौन सही है कौन सा सही नहीं है। ये सब तो सीमेंट पाइपलाइन लोकेशन देखने की ज़रूरत थी। ठीक, अब देखिए यार, ये साहिल क्षेत्र पूछा है। यहाँ पे अस्थिरता और बिगड़ती सुरक्षा स्थिति विद्यमान है। कोई साहिल क्षेत्र के बारे में बात कर रहा है, यानी किसी क्षेत्र की बात कर रहा है। वो कह रहा है कि यहाँ पे अस्थिरता और बिगड़ती सुरक्षा स्थिति की समस्याएं हैं। तो अब दूसरा स्टेटमेंट क्या देखते हैं, इससे लिंक होता है। वो लिखा, हाल ही में साहिल क्षेत्र के कई देशों में सैन्य कब्जा और तख्तापलट हुआ है। बात तो सही है, मैच कर रहा है। क्यों? क्योंकि कह रहा अस्थिरता और बिगड़ती सुरक्षा तभी तो बिगड़ेगी जब वहाँ पे तख्तापलट होगा। तो यहाँ पे दोनों सही था और दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे थे। क्या कर रहे थे? दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे थे। ठीक ना। अब देखो यार, ये लोकसभा अध्यक्ष के बारे में ये आपने पढ़ा ही होगा। ठीक है, भारतीय संसद के बारे में कौन सा विधेयक लंबित होगा, कौन सा क्या होगा। फिर इसके बाद है राष्ट्रपति के बारे में। हाँ, फिर इसके बाद अभी देखो यार, ये पूछा है कि वेनेजुएला अपने आर्थिक संकट से तेज़ी से उबरने में सफल हुआ है और अपने लोगों को दूसरे देशों में पलायन प्रवास करने में रोकने में सफल हुआ है। पर ऐसा कुछ भी नहीं है, वेनेजुएला में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। अगर आप करंट से अपडेट होते तो पहला तो हमने ऐसा कुछ सुना नहीं, पढ़ा नहीं, तो कहेंगे यार वेनेजुएला में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, वो आर्थिक संकट में क्यों जाएगा? क्योंकि उसके पास तो सबसे बड़े तेल के भंडार हैं। दूसरे से लिंक करा के देखिए ना। दूसरे कह रहा आर्थिक संकट में था, फिर पहला विकल्प कह रहा है। दूसरा कह रहा है उसके पास सबसे बड़े तेल भंडार हैं। तो जिसके सबसे बड़े तेल भंडार जिसके पास होंगे, क्या वो आर्थिक संकट में जाएगा? नहीं ना। तो दूसरा यहाँ पे सही लग रहा है। ठीक, तो पहला गलत हो जाएगा। तो पहला क्या हो जाएगा? पहला गलत हो जाएगा। ऐसे लिंक करके हमें देखना होता है। फिर इसी तरीके से एक चीज़ और देखो यार, यहाँ पे दिया हुआ है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान योजना। अब ये योजना क्या कर रही है? माताओं को सुरक्षा देने की बात की जा रही। तो ये कह रहा है कि ये कह रहा है कि क्या ये महिलाओं को गारंटी देता है, स्वास्थ्य देखभाल की गारंटी देता है? स्वास्थ्य देखभाल तो प्रदान करता है, लेकिन गारंटी नहीं देता यार। गारंटी देता तो लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं।
गारंटी नहीं देता, याद रखना। बस एक स्टेटमेंट गलत था जिसकी वजह से क्या हुआ, ये गलत हो गया। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि अगर कोई अगर निजी क्षेत्र वाला है, अगर वो अपनी मर्जी से चाहे तो नज़दीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में जाकर के अपनी सुविधा दे सकता है। तो लग तो रहा है इसमें क्या दिक्कत है, अगर वो ऐसा करना चाहे तो कर सकता है, दे सकता है। दूसरा क्या है, दूसरा यहाँ पे सही है, ठीक है। फिर एक चीज़ और देखो यार, मैं कह रहा था थोड़ा थोड़ा ही जानना है लेकिन जानना है। जैसे इसने ये लिखा है कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, सबसे पहले तो यार ये करंट में ये याद रखना, यूपीएससी जहाँ तहाँ से नहीं पूछता, वो वहीं के क्वेश्चन पूछता है जो हमने सुना होता है, जिन परियोजनाओं योजनाओं के बारे में हमने सुना होता है, बस थोड़ा सा घुमा के पूछता है। तो इसमें कहा है कि इसमें कौन शामिल हो सकता है। दरअसल एक तरीके से पेंशन योजना है सभी के लिए, ठीक है। तो कौन शामिल हो सकता है, तो इसने दिया है कि इस योजना में नामांकन के लिए प्रवेश आयु 21 से 40 वर्ष होनी चाहिए। भाई 21 की वर्ष क्यों होनी चाहिए, 18 वर्ष में आप किसी को बालिग मानते हैं, ठीक है, तो बालिग क्यों नहीं हो सकता, 18 वर्ष से क्यों नहीं करेंगे, 21 से क्यों करेंगे, 21 तो शादी की उम्र है, वो शादी की उम्र देके ही आपको तो बहलाना चाह रहा था, तो 21 वाला गलत हो जाएगा, याद रखना, ये पहला ही गलत हो जाएगा। देखा हमने कई प्रश्न ऐसे देखे जहाँ पर फैक्चुअल डिटेल थी वो ज़्यादातर गलत थी। जब इसमें एक गलत हो गया तो एक काटो, इसमें पहले में एक कट गया, डी में एक कट गया, अब बचा 2 3 या केवल 2 विकल्प सही है। तो अब ये सोचना, चौथा देखते हैं, 2 3 या 2 सही होगा, यानी चौथा भी गलत होता है, ठीक है, इसके आधार पर चौथा भी गलत हो गया। अब लिखा है कि लाभार्थी द्वारा आयु विशिष्ट अंशदान किया जाएगा, लाभार्थी द्वारा आयु विशिष्ट अंशदान किया जाएगा। आयु विशिष्ट का मतलब जिसके आधार जितना लेट वो ज्वाइन करेगा उसके अकॉर्डिंग वो पैसा देगा, और जब पैसा देगा तो जब वो क्या होगा 60 वर्ष का आयु प्राप्त कर लेगा तो कम से 3,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन मिलेगी। या अधिकतम नहीं दिया, अधिकतम देता तो गलत हो जाता, हाँ कम से कम मिलेगी, जिसने जिस हिसाब से कंट्रीब्यूट किया उसको ज़्यादा मिलेगा। तो 2 3 क्या लग रहे हैं, 2 3 हमें सही लग रहे हैं, यहाँ पे 2 3 सही था, ठीक ना। फिर देखो यार, ये डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण, यानी जितने भी भूमि हैं उनको आधुनिक किया जा रहा है गवर्नमेंट द्वारा। तो क्या गवर्नमेंट उनको 100% सेंट्रल गवर्नमेंट ही पैसा देगी, इसमें कन्फ्यूजन था यार, कन्फ्यूजन है भी, ठीक। तो देखते हैं क्या 100% जो गवर्नमेंट ही पैसा देगी। दूसरा देखते हैं इस योजना के अंतर्गत वही बात है यार, मानचित्र वगैरह किए जाएंगे, स्वाभाविक सी बात है। तीसरा है कि स्थानीय भाषा में उपलब्ध, स्थानीय भाषा में भी उपलब्ध कराए जाएंगे, ठीक है, जो स्थानीय भाषा में उनके संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी भाषा में लिपिकरण किया जाएगा। दूसरा तीसरा तो हमें 100% सही लग रहा है। पहले में डाउट है तो रिस्क ले सकते हैं, ठीक है, हालांकि तीनों सही होगा इसमें, लेकिन पहला दूसरा क्या था, दूसरा तीसरा हमें 100% सही लग रहा था। फिर इसके बाद चलो ठीक है, यहाँ पे समाप्त हो गया, ठीक है। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि हमें कितना अटेम्प्ट करना है, ठीक। फिर हमने देखा कि सीसेट का क्या करें, फिर हमने देखा कि पेपर कैसे सॉल्व करें, बस पेशेंस रहेगा तो सॉल्व हो जाएगा, और थोड़ा सा लॉजिक, ठीक। फिर इसके बाद कोशिश ये रहे कि आप 100 ही अटेम्प्ट करके आएँ, अगर आपको लग रहा है कि आप कट ऑफ से बाहर हो रहे हैं तो, ठीक ना। बस ऐसे ही दिमाग लगाना है, जब 100 अटेम्प्ट करना है तो फिर दिमाग लगाना है, खूब अच्छे से दिमाग लगाना है, ठीक है। और जैसे ये पेपर समाप्त हो जाए, याद रखना, पहला पेपर समाप्त हो जाए दूसरा ज्वाइन करने जाएँ पेपर, तो टेंशन मत लेना यार, और ना ही यहाँ से निकलने, पहला पेपर देने के बाद निकलने के बाद पेपर मिलाना, कुछ मत मिलाना, सब साइड में रख देना, ना ही किसी को फ़ोन करना, ना कुछ करना पूछने के लिए। और ऐसे 1-2 क्वेश्चन आपके माइंड में चलेंगे जो आपको लगेगा अरे यार इसका ये होना चाहिए था, ये हो गया, वो सबके माइंड में होता है, उसका भी लोड नहीं लेना है, ठीक है। दूसरा क्या करना है, दूसरा पेपर के लिए अगर रिवाइज कर सकते हैं रिवाइज करना है, थोड़ा खाना पीना है, पानी पीना है, रिलैक्स करना है, और फिर वैसे ही थोड़ा सा पेपर देख करके जाना है, और थोड़ा जल्दी पहुंचना परीक्षा हॉल में। परीक्षा हॉल में क्या करना, परीक्षा हॉल में थोड़ा जल्दी पहुंचना, ताकि हम वहाँ पे उसके एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग ढल जाएं और हमें थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएं, आराम मिले, ठीक है। बाकी मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। आपको कुछ भी पूछना होगा, अगर कहीं भी कन्फ्यूजन होगा तो प्लीज़ कमेंट करिए, मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। बस मैं यही चाहता हूँ कि आप सफल हो जाएँ और इसे समझें कि कैसे अटेम्प्ट करना है। बाकी थैंक यू सो मच।